नमस्कार बच्चों, हिंदी ज्ञान विथ ममता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी बच्चे मुझसे जुड़े रहें और मेरी नई नई वीडियो को पाएं, इसके लिए आपको एक काम करना है। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि जितनी भी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं वो बड़ी सरलता से आप सभी को मिल सके। बच्चों, आज की ये वीडियो नागार्जुन द्वारा रचित निबंध हिमालय की बेटियों पर आधारित है। मतलब ये जो चैप्टर है वो 7वीं कक्षा का अध्याय 3 हिमालय की बेटियों पर है, जिसमें मैं आपको नागार्जुन द्वारा रचित ये जो निबंध है उसके व्याख्या करके आप सभी को समझाऊंगी। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ से निबंध में शुरू करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये निबंध आज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, निबंध क्या है। आप सभी इस बात को ध्यान रखिए कि जब आप अपनी हिंदी किताब पढ़ोगे तो कहीं आपको किसी रचना के आगे निबंध लिखा होता है, किसी रचना के आगे कविता लिखी होती है, किसी रचना के आगे कहानी लिखी होती है, किसी रचना के आगे एकांकी लिखा होता है, किसी रचना के आगे नाटक लिखा होता है। तो आप ये जानिए कि जो सारे हिंदी साहित्य की जो विधाएं हैं उनके अलग अलग रूप को संकलित करके, इकट्ठा करके वहाँ से चुना गया है सुंदर सुंदर रूपों को, और वो आपकी किताब में जोड़ा गया है। तो आज हम गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा जो है निबंध, उसके बारे में हम एक निबंध है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उस निबंध को समझेंगे कि नागार्जुन ने बड़ा ही सुंदर निबंध हम सबके सामने रखा है। निबंध अर्थ आप जानते ही हैं कि कई बार पेपर में लिखने को आता है निबंध लिखिए। तो निबंध क्या है? आप जब अपनी बात को बड़े ही सटीक तरीके से और कम शब्दों में किसी को समझाना चाहते हैं तो वो निबंध लेखन की शैली होती है। और आप ये जानते हैं कि गद्य की जो कसौटी है, यानी गद्य जहाँ पर कसा जाता है, और गद्य है जो बहुत ही अपने सारगर्भित रूप में हमारे सामने स्पष्ट होता है, वो क्या है? निबंध रूप में प्रकट होता है। तो चलिए निबंध जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हिमालय की बेटियां, ये जो निबंध है नागार्जुन द्वारा रचित है। स्टार्ट करते हैं हम। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। यहाँ पर जो लेखक हैं नागार्जुन जी, वो बताते हैं कि अभी तक जो मैंने नदियों का रूप देखा था वो मुझे किस तरह से लगती थी? माँ की तरह, मौसी की तरह, दादी की तरह लगती थी। यानी जिस तरह की हम अपनी माता की, अपनी दादी की, या अपनी नानी की, या फिर अपनी मौसी की गोद में खेला करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर लेखक बताते हैं कि उन नदियों की गोद में भी मैं खेला हूँ। यानी यहाँ पर लेखक नदियों को माँ के रूप में, दादी के रूप में, मौसी के रूप में, मामी के रूप में हमें समझा रहे हैं। देखिए लिखा भी है कि बड़ी गंभीर, शांति, यानी जिस तरह से ये सारे जो चरित्र हैं हमें अपने जीवन में बड़े गंभीर दिखते हैं, शांत रूप से अपने जीवन का पूरा कार्य करते हैं, हमारी देख रेख करती हैं, वो सभी महिलाओं के जो गुण हैं इन नदियों में वो देखते हैं। संभ्रात, संभ्रात का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे देखिए ये शब्द है आपका संभ्रात। संभ्रात का मतलब है सभ्य, यानी जो सभ्य महिला होती है वो बड़े ही सभ्य तरीके से बड़े अनुशासन रूप से अपने परिवार को संभालती है, संचालित करती है और अपने परिवार के सभी सदस्य के जीवन को रसमय बना देती है। तो लेखक भी यहाँ पे कह रहे हैं कि वो नदियाँ कैसी है? संभ्रात महिला की भांति है। भांति मतलब उनकी तरह उसे प्रतीत होती है, और उनके लिए उनके हृदय में क्या है? आदर और श्रद्धा के भाव आते हैं। जब हमारी माँ को हम सोचते हैं, अपने दिमाग में लाते हैं, दादी को सोचते हैं, तो उसके प्रति हमारे मन में कैसे विचार आते हैं? उन लोगों के प्रति, उनके प्रति हम आदर श्रद्धा का भाव रखते हैं, उनके आगे हम नतमस्तक होते हैं। तो उसी तरह से इन नदियों को वो माता, दादी, मामी, मौसी का जो रूप मानते हैं, स्वीकार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वो कुछ और रूप में सामने थी। परंतु यहाँ पे लेखक क्या बता रहे हैं कि जब मैं हिमालय के कंधे पे चढ़ा, हिमालय पर्वत आप सभी जानते हैं, तो कंधे मतलब
जब वो हिमालय पे चढ़ के काफ़ी ऊंची, जैसे शरीर है एक किसी मनुष्य का, तो कंधा जिस जगह पे होता है उसी रूप से हिमालय के उस आधार को आप मान के चलिए कि कंधा है हिमालय का, उसके ऊपर वो चढ़ा है और वहाँ से नदियों के रूप को देखते हैं। मैं हैरान था, यानी उन्हें हैरानी थी किन्हें, नागार्जुन जी को, कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतर के विशाल कैसे हो जाती है। वो उन्हें बड़ा ही अचंभा होता है, वो उनको आश्चर्य हो जाता है कि दुबली पतली गंगा, यानी जो गंगा गंगोत्री से निकलती है, हिमालय की गोद से जो गंगा निकल रही है, जब वो मैदानी हिस्सा जहाँ पर हमारी खेती होती है, नदियों का हम बहुत बड़ा आकार देखते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप जब कहीं भी ट्रेन से जाते होंगे तो रास्ते में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी नदियों को, समझ रहे हैं ना आप लोग उसी। और कई बार आप न्यूज़ में भी सुनते हैं या देखते हैं कितनी सारी, जब नदियों में बाढ़ आती है तो किस तरह से नदियाँ पूरे गांव को मतलब तबाह कर देती है, सारा आप देखते हैं सुनते भी हैं। यानी नदियाँ बहुत विशाल हो जाती हैं, उनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। कहाँ बड़ा होता है, जब वो हिमालय से निकल रही हैं तो बड़ी ही पतली है, उनका आकार बड़ा ही छोटा है, ठीक है। तो लेखक कहते हैं यहाँ पे कि जब मैं हिमालय के कंधे पे चढ़ के देखता हूँ, जो इनके जहाँ से निकलती हैं, जहाँ से इनका उद्गम स्थल है, वहाँ पर ये बड़ी ही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज, ये जो गंगा नदी है चाहे यमुना नदी है, जब ये मैदानी हिस्से में आती है तो विशाल रूप ले लेती है। इनका उछलना कूदना, देखिए बड़ा ही सुंदर आप यहाँ पे दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह से पतली धारा लेते हुए आगे ये गंगा नदी या कोई सी भी नदी आगे बढ़ रही है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भाव भंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। यानी यहाँ पर लेखक ये कह रहा है कि जो नदियाँ हैं, जब वो अपने उद्गम स्थल से निकलती हैं, अपने उद्गम स्थान से बाहर की तरफ निकलती हैं, तब वो जैसे छोटी बच्चियां होती हैं अपने आंगन में खिलखिलाती हैं, हंसती हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं है, खेलना है, कूदना है, खाना है, पीना है, नाचना है, सबका मनोरंजन करना, उस तरह से खिलखिलाते हुए वो हिमालय की गोद में खेलती हैं और वहाँ से निकलती हैं। उस पूरे अपने जैसे छोटे बच्चे अपने मोहल्ले में खेल कूद करते हैं ना, उसी तरह से वो नदियाँ भी अपने क्षेत्र में खेल कूद कर रही हैं, कोमल है, छोटी बच्चियों की तरह लेखक यहाँ पर नदियों का स्वरूप समझ रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं। और वो ये भी प्रश्न करते हैं कि जब ये नदियाँ मैदानी हिस्से में, यानी जो भारत की स्थलाकृति है वहाँ के मैदानी हिस्से में वो पहुँचती है, तो उनका जो ये आकार है, उनका जो ये हंसना है, खिलखिलाना है, जो उनकी भाव भंगिमा है, ये कहाँ गायब हो जाती है। यानी आप जब देखेंगे नदियाँ मैदानी हिस्से में जाती तो उनका रूप आकार बड़ा हो जाता है। तो आप यहाँ से ये लगा सकते हैं कि जब कोई छोटी बच्ची बड़ी हो जाती है तो उसमें जो बचपना था, वो खिलखिलाना था, सबसे हंसकर कुछ भी कह जाना, जब वो बड़ी हो जाती है तो उनमें एक सभ्यता आ जाती है और वो इस जो क्रियाक्रम है उसको वो भूल जाती हैं और एक सभ्य महिला की तरह अपना आचरण करने लगती है। तो नदियाँ भी जब बड़ी हो जाती हैं, अपना बड़ा आकार ले लेती हैं, तो वो अपनी खिलखिलाहट रूप को नहीं दिखाती हैं। तब किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक कहता है कि जब हम किसी लड़की को देखते हैं, यानी 15-16 साल की लड़की को वो देखते हैं, या फिर किसी कली पर, यानी जो गुलाब की या किसी फूल की जो कली की अवस्था है, वो लेखक को उतनी आकर्षित नहीं करती जितना वो समझते हैं कि छोटी जो बच्चियां होती हैं, जो बेटियां होती हैं, उनकी बाल लीला को देखकर। यानी जब घर में, आपके घर में अगर बच्चों देखोगे, छोटी छोटी लड़कियां होती हैं या छोटे छोटे जो भी बच्चे हैं, वो किस तरह से आपके घर के आंगन में खुशियों का माहौल बना के रखते हैं। और बच्चे जब नहीं रहते हैं तो एक उदासी का भाव आपके आसपास आकर डेरा जमा लेता है, लेकिन जैसे ही वो आते हैं तो आपका आंगन पूरा खिलखिला जाता है। आप कभी अपनी दादी से, नानी से पूछेगा, जब आप लोग छोटे हैं और जब आप उनके पास जाते हो तो वो कितने प्रसन्न होते हैं, कितने खुश होते हैं। परंतु जब आप उनका आंगन द्वार छोड़कर वापस स्कूल की ओर जाते हो, नानी दादी का घर छोड़ देते हो, तो उनको बहुत ही बुरा लगता है और उनको बहुत ही आपकी याद आती है। और वो कई बार ये भी जिक्र करते हैं कि छुट्टियों में आप कब उनके पास
पहुँचोगे। तो यहाँ पर आपके या आपके बहन भाइयों की छोटी बाल लीलाएँ देखकर आपके जो घर के बड़े लोग हैं उनको बड़ा ही अच्छा महसूस होता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो लेखक भी ये कहता है कि मुझे किसी बड़ी लड़की को देखकर या फूल की जो कली है उस पर देखकर मेरा ध्यान इतना नहीं अटकता, लेकिन जब छोटी बच्चियों की मैं बाल लीलाओं को देखता हूँ तो वो उनकी तरफ मेरा ध्यान अपने आप ही चला जाता है। कहाँ ये भागी जा रही है, घर में जिस तरह वो खेलती हैं तो आप देखोगे वो रुकते नहीं है, एक कोने से दूसरे कोने में भागेंगी, दूसरे कोने से तीसरे कोने में भागेंगी, मतलब उनकी चंचलता लेखक को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ पर आप दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान लेके चलेंगे बेटा। नदी रूप में यानी जो नदियां हैं, हिमालय की जो बेटियां हैं, अपने पिता की गोदी में जैसे एक छोटी बच्ची बैठ के खेलती है, नटखटपन दिखाती है, उसी तरह से छोटी नदियां जो है अपना नटखट रूप लेके चल रही हैं। तो यानी एक नदी भी है और एक छोटी बच्ची को भी उस रूप में खड़ा करके लेखक हमारे सामने रखते हैं। वे कौन लक्ष्य है जिसने उन्हें बेचैन करके रखा है। जिस तरह छोटे बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, तो हम और कुछ ना कुछ छोटे बच्चों को आपने देखा भी होगा, सामान को ले जा रहा है, रख रहा है, क्या उसको उसमें मज़ा आता है ये हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो बेचैन होता है उस काम को करने के लिए। तो यहाँ पर लेखक भी कहता है कि इन्हें बेचैन करके रखा है। ऐसा कौन सा लक्ष्य, उनका क्या टारगेट है जो उनको अंदर ही अंदर बेचैन करके रखता है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वे कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। लेखक यहाँ पे कहता है कि हिमालय इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है, इतने विराट रूप में हम सबके सामने खड़ा। आप देखेंगे जब हम प्राकृतिक दृश्य में देखते हैं या प्राकृतिक दृश्य बड़ा बनाते हो तो हिमालय को कितना बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा बनाते हो। यानी हम हमारे मस्तिष्क में या हमारे वातावरण में या हम प्राकृतिक दृश्य जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि हिमालय का जो स्वरूप है वो बड़ा ही विराट है, बड़े ही रूप में हमारे सामने अपना आकार लेके खड़ा होता है। तो कहता है कि जो हिमालय का प्रेम है बहुत ही व्यापक रूप में हमारे समक्ष है। तो वो कहते हैं कि जब इतना बड़ा हृदय रखने वाला जो हिमालय है वो इन नदियों को हृदय को तृप्त नहीं कर पाया। अतृप्त करना मतलब उसको संतुष्ट नहीं कर पाया, उनकी प्यास को नहीं बुझा पाया, शायद कोई कमी रह गई हिमालय को। तो कौन है जो उनकी बेटियों की प्यास को बुझा पाएगा, यानी उन नदियों की प्यास को बुझा पाएगा। वरना अगर पिता पूरी प्यास को बुझा देते तो उन नदियों को आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो अपने क्षेत्र में रहती। लेकिन आप देखते हैं कि नदियाँ हिमालय की गोद से निकल कर किस तरह मैदानों के हिस्से में फैलती और मैदानों से होते हुए आगे की ओर वो बढ़ जाती हैं। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे जो आपकी अधिकाएँ हैं, ये इसका मतलब होता है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। सरसब्ज यानी आप ले सकते हैं यहाँ पे जो इसका अर्थ है चोटियाँ, सारी चोटियाँ ले सकते हैं जो हिमालय की चोटियाँ होती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यानी आप हिमालय में देखते हैं कि तरह तरह की जड़ी बूटियाँ मिलती है, आपको पेड़ पौधे मिलते हैं। ठीक है, आप कहते हैं हिमालय की जो चोटियाँ है, जो हिमालय का क्षेत्र है, वहाँ पे जड़ी बूटियाँ देखने को हमें बहुत सारी मिलती है, औषधियाँ बहुत सारी प्रचुर मात्रा में वहाँ उपलब्ध है। तो बंधुर अधिकाएँ यानी पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। फिर उसके बाद कह रहा उपत्यकाएँ मतलब जो ऊपर की चोटियाँ हैं। ऐसा है इनका लीला निकेतन, यानी वो इन सभी जगहों पर उछलती कूदती हुई आगे बढ़ती हैं। ठीक है, यानी आप मान लो कि जैसे एक छोटी बच्ची अपने पापा के कभी कंधे पे बैठ रही है, कभी सर पे बैठ रही है, कभी भुजाओं पे बैठ रही है, कभी उनके पैरों पे उछल कूद मचा के चल रही है, तो उसी तरह से वो नदियाँ भी हिमालय के जो हिमालय का क्षेत्र है वहाँ पर अपनी बाल लीलाएँ करते हुए निकेतन यानी परिवार होता है, घर होता है, अपने घर के अंदर उछल कूद मचाती हैं। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो इन्हें देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुँच के शायद इन्हें बीती यादें याद करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, यानी जब वो खेलते खेलते थोड़ा और आगे बढ़ जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा ये सारे वृक्षों के नाम हैं। उनके जंगलों में पहुंचकर वो अपनी बातों को याद करने लगती हैं कि किस तरह हमारे पिता के घर में हमारा
जीवन था और यहाँ आकर हम किस प्रकार के हो गए हैं। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। और जब ये आगे बढ़ जाती हैं, आगे निकल जाती, तो हिमालय जो बूढ़ा हो चुका है वो अपनी नटखट बेटियों को कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनना का मतलब वो परेशान होता होगा कि कितना ये बदमाश बच्चियां हैं, क्या करेंगी, इनका कुछ समझ में नहीं आता। जैसे पिता है छोटे बच्चों के नटखटपन से थोड़ा परेशान हो जाते हैं, बच्चे जैसे आँख मिचोली खेल रहे हैं, घर में उधम मचा रहे हैं, तो उन बेटियों के द्वारा मचाया गया उधम थोड़ा हिमालय को बेचैन करता है, परेशान करता है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। और जब हम बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछते हैं कि तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, तो कुछ नहीं मिलता। वो हिमालय एक मौन अवस्था में, विराट मौन अवस्था में चुपचाप खड़ा हुआ हमें मिलता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल यानी कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यानी सिंधु ब्रह्मपुत्र दो बड़ी बड़ी नदियां हैं और ये ऐसी नदियां हैं जिनसे आगे बहुत सारी नदियों का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। यानी आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे बेटा तो आपको पता है कि जो गंगा नदी है या सिंधु नदी या ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इन नदियों के जब रूप आगे टूटते हैं, दूसरे दूसरे आकार में ये आगे बढ़ते हुए जाती हैं, तो इनके नाम भी बदलते जाते हैं। जिस जिस क्षेत्र में बहती है, हर क्षेत्र में इनका नाम, रंग, रूप, सब आकार अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। और जब हम इन सब नदियों के नाम लेते हैं, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, चेनाब, झेलम, काबुल, तो हमारे आगे हिमालय की बहुत सारी छोटी बड़ी बेटियां नज़र आने लगती हैं। यानी ये सारी हिमालय की बेटियां हैं। जैसे घर के आंगन में छोटी बड़ी सभी बहनें हैं, सभी बच्चियां हैं, उसी तरीके से ये हिमालय की बच्चियां हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती जा रही है। लेखक कहते हैं कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है। यानी हम इनके बारे में चर्चा करते हैं सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी में, तो ये अपने आप में कुछ नहीं है। अगर हम इसकी गहराई में जाते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, तो हमें क्या मिलता है। ये माना जाता है कि दयालु पिता जब रोते हैं, उनका जो पिघला हुआ दिल का जो स्वरूप है, हृदय है, वो उभर कर, जैसे एक पिता का प्रेम होता है अपनी पुत्रियों के लिए, जब हम उनके दर्द को जानते हैं, पूछते हैं, तो वहाँ से एक पुत्री का जो प्रेम भाव निकल कर आता है हमारे सामने, वही यहाँ पर क्या है, वो जो प्रेम है पिता का पुत्री के लिए, वही सिंधु और ब्रह्मपुत्र रूप में हमें देखने को मिलता है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो रही है। यानी हिमालय के दिल से पिघला हुआ रूप है, हिमालय का ही वो बना हुआ हिस्सा है। कौन? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जो दो दो महानदों मतलब महानदियों के रूप में हमें देखने को मिलती है। और यही दो महानदियाँ कहाँ जाती है? समुद्र की ओर प्रवाहित होती हुई जाती। प्रवाहित मतलब होता है आपका, ये शब्द आप देख सकते हैं, एक मिनट, प्रवाहित मतलब बहना होता है, जिस दिशा में नदियाँ बह रही होती हैं, तो उसका जो प्रवाह है, उसी प्रवाह गति में नदी आगे की ओर बहती है। और किस दिशा में जाती है? समुद्र की ओर मिलने के लिए जाती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यानी आप मान सकते हैं कि पिता के जो संस्कार है, जो गुण है, जब कोई पिता द्वारा संस्कार किसी पुत्री को दिया जाता है और पुत्री अपने ससुराल में जाके जब नाम कमाती है, या वो अपने समाज में जब नाम यश कमाती है, तो किसी व्यक्ति को जब उसे सौंपा जाता है, तो ये उसे बताया जाता है कि तुम उस महान पिता की पुत्रियों को प्राप्त कर रहे हो, जिसका इस समाज में बड़ा ही ऊंचा दर्जा है, जिसने अनेकों को अपने आश्रय दान में रखा है और सबको वो संभालते हुए आगे बढ़ रही है। कई बार आप देखते हैं घर परिवार में जब शादी का माहौल होता है, तो ये बताया जाता है कि वो जो लड़की है बहुत ही सभ्य है, संस्कारी है, आप उन्हें पाएंगे तो अपने जीवन को खुशियों से, खुशहाली से भर देंगे। तो यहाँ पर पर्वतराज, यानी पर्वतराज कौन? हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ जो पकड़ेगा, ठीक है, उसको बहुत ही सौभाग्यशाली वो कहलाएगा।
समझ रहे हैं? यानी जो हिमालय की बेटियों के हाथ को पकड़ेगा उसका भाग्य क्या हो जाएगा? सौभाग्यशाली वो बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो केवल मैदानी भाग तक ही नदियों को देख पाए हैं, वो कभी नहीं जान पाएंगे और शायद उनके ख्याल में कभी नहीं आया होगा कि ये जो नदियाँ हैं वो हिमालय की गोद में कैसे एक बालिका के रूप में चंचलता दिखाती हैं, बच्चों की तरह खेलती है, किलकारियाँ मारती है। ये शायद वो इस बात की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप ही हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। यानी लेखक कहता है, आप जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं वो भले ही, लेखक का कहना है, भले ही वो इसकी सुंदरता को ना भाप पाए, उसको ना समझ पाए, परंतु मेरे लिए इन बालिकाओं का, जैसे घर में छोटी बच्चियां अपने मम्मी पापा के आगे नंग धड़ंग रूप में खेलती हैं, कूदती है, विचरण करती है, उसी प्रकार से ये जो नदियां हैं भले वहाँ के घर के परिवार के लोगों को नहीं आकर्षित करती होगी, लेकिन जो उसका बाल स्वरूप है, उसकी जो सुंदरता है, उसके जो अटखेलियाँ हैं, वो मुझे बड़ा ही अपनी ओर आकर्षित करती है। और ये सब दृश्य देखकर मैं लुभावित हो जाता हूँ, उनकी ओर आकर्षित हो जाता हूँ। और इस सारे दृश्य को देखकर लेखक ये कहते हैं कि हिमालय को मैं ससुर मानता हूँ और समुद्र को उसका दामाद स्वीकार करता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि नदियाँ अंत में जाके समुद्र से ही मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। कालिदास के विरही यश ने अपने मेघदूत से कहा था वेत्रवती यानी बेतवा नदी के लिए कि नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। यानी जो कालिदास की आप एक रचना पढ़ेंगे मेघदूत, तो उसमें यक्ष जो था, जो विरही था, विरह की वेदना में जो यक्ष था, वो मेघदूत से कहता है कि जो प्रेम का प्रतिदान है, ठीक है, यानी प्रेम का प्रतिदान यानी वापस देते जाना, उसको प्रेम वापस करते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी, और तुम्हें पाकर उसकी जो प्रेयसी यानी जो उसकी प्रेमिका से पाकर बहुत ही प्रसन्न होगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। यानी जब लेखक कालिदास के मेघदूत को पढ़ते हैं और उसमें जब नदियों का जिक्र होता है, तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मैंने ही नहीं, अन्य लोगों भी नहीं, बहुत पहले के समय में कालिदास जैसे रचनाकार काव्यकार ने भी नदियों को सजीव रूप में, यानी उसको भी वो आकार एक सजीव मतलब जो जीवंत हो उठे, जिसमें जान आपको महसूस हो, जैसे कि यहाँ पे लेखक उनको बच्चियों के रूप में देखते हैं, तो यहाँ पे कालिदास नदियों को प्रेयसी रूप में देखते हैं, प्रेमिका के रूप में खड़ा करते हैं। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पे पहुंचेगा। और लेखक ये कहते हैं कि जब हम नदियों को उसके उद्गम स्थल से नदियों को घाटियों में और समतल मैदानों तक बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे, तो हम नदियों के अलग अलग स्वरूपों के नतीजों को समझ पाएंगे कि जब नदियाँ हिमालय की गोद में होती है तो कैसे बच्ची बन जाती है, मैदानों के भाग में जाती है तो कैसे माता दादी के रूप में, मौसी के रूप में हमें नज़र आने लगती है, विशाल सम्राट महिला के रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाती है, और कभी कभी ये घाटियों में प्रेमिका के रूप में भी हमें देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। एक और कवि हैं, उन्होंने क्या कहा है, नदियों को लोक माता के रूप में हमारे सामने रखा है कवि, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। यहाँ पर रचनाकार जो हैं, लेखक जो है नागार्जुन जी, वो कहते हैं कि काका कलेकर ने नदियों को लोक माता कहा, ये हम सभी जानते हैं, परंतु वो कहते हैं कि इनको माता मानने से पहले अगर हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो कोई क्या हर्ज होगा। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। वो कहते हैं कि अब बालिका से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, नदियाँ थोड़ी बड़ी हो गई है, क्यों ना हम इन्हें प्रेमिका के रूप में देखें, जो कि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में देखी थी। अगर देखते हैं तो कैसा रहेगा।
ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, और एक ममता का एक और नया धागा हमें देखने को मिलता है जो इनके साथ हम जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। और बहन हमारे रिश्तों में, जब हम स्त्री के रिश्तों की बात करते हैं तो बेटी के रूप में, माता के रूप में, मौसी के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेयसी के रूप में, अलग अलग रूपों में हमें देखने को मिलती है। तो कवि यहाँ पर अब जो नदी को रूप दे रहा है वो किस रूप में दे रहा है, बहन के रूप में। तो वो कहता है कि ममता के एक अलग रूप यानी एक बहन के रूप में अगर हम इसको स्थान दें तो क्या ये गलत होगा। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया होगा। कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थ्रीलिंग की बात है यानी तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी यानी वो बिल्कुल परेशान से हो गए थे, थक गए थे, शरीर में बिल्कुल साहस ताकत उनको महसूस नहीं हो रही थी। सतलज के किनारे यानी सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ गए। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। प्रगतिशील आप नदियों का जल देखेंगे तो कैसे होता है, एक गति में बह रहा होता है, वो ठहरा नहीं होता। और सभी जानते हैं कि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, परंतु नदियों का पानी क्यों नहीं सड़ता बच्चों, क्योंकि नदियों के पानी में एक गति होती है, एक प्रवाह होता है। जब कोई चीज़ चलेमान होगी, चलती रहेगी, तो वो कभी खराब नहीं होगी। तो नदियों का पानी कभी खराब नहीं होता, वो हमेशा स्वच्छ रूप से बहता हुआ चलता है, आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, यानी मैं निराश हो चुका था, हताश हो चुका था, मेरी तबीयत ढीली थी, परंतु जब मैं सतलज नदी के जल में अपने पैरों को डुबा कर बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो उस गतिशील जल ने थोड़ा असर डाला। और वो असर क्या होता है कि उनका मन और तन दोनों ताज़ा हो जाता है और वो एक प्रकार का गीत गुनगुनाने लगते हैं। और वो गीत क्या है आप सभी देखिए। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यानी लेखक ने यहाँ पर नदी को, आप जब देखेंगे पाठ शुरू होता है तो वो कहाँ एक व्यापक रूप में उनकी स्थिति को दर्शाते हैं। एक माता के रूप में हिमालय की बेटियों को खड़ा करते हैं, फिर बेटी के रूप में देखते हैं, आगे बढ़ते हुए उस पाठ में प्रेयसी के रूप में नदियों को खड़ा करते हैं, और अंत में वो एक और स्त्री का रूप हमारे सामने नदियों के रूप में खड़ा करते हैं, क्या, बहन के रूप में। जिस तरह घर में भाई आते हैं और बहनें उनके लिए पानी लेके खड़ी हो जाती है, उनके सुख दुख में खड़ी होती है, उसी प्रकार से उनके मन को, जैसे बहन होती है, आप कोई भी दुख में पड़े हैं या कोई कठिनाई है तो आप अपनी बहन से डिस्कस करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर मान लो कि कोई पीड़ा है और लेखक अपनी बहन यानी नदी ने उसकी पीड़ा को हर लिया। जिस तरह बहनें भाइयों की पीड़ा को हर लेती हैं, दर्द को हर लेती हैं और उनके मन को फ्रेश कर देती है, ताज़ा कर देती हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो नदियाँ हैं एक बहन के रूप में उस कवि के, उस लेखक के मन को ताज़ा कर देती है। यहाँ पर नागार्जुन जी बहुत ही सुंदर पंक्तियों को रखते हैं, और पंक्तियों को मैंने आपके सामने पढ़ा, मैं इसकी व्याख्या देती हूँ। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, यानी सतलुज नदी को बहन रूप में स्वीकार कर रहे हैं और उसकी जय जयकार लगा रहे हैं। लीला अचरज बहन तुम्हारी, लीला अचरज यानी हैरान कर देने वाली तुम्हारी लीला है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मुदित मन का अर्थ है खुश, हुआ मुदित मन यानी मन मेरा जो है खुश हुआ है, खुमारी यानी जो नशा था, ढीला शरीर था मेरा, वो हट गया है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पे बलिहारी। और जब जैसे ही तुम्हारा प्रभाव मुझ पर पड़ा, तुमने मेरी पीड़ा जब हर ली, तो मेरे भीतर एक अजीब प्रकार की खुशी झलकती है, मेरा मन, मेरा रोम रोम खुशहाली से भर जाता है। जाओ मैं तुम पे बलिहारी। और जब हम बहुत ही खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि मैं तुम पे बलिहारी जाऊं, यानी मैं तुम पे सब कुछ अपना न्यौछावर कर देना चाहता हूँ।
तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम बेटी हो और तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा पिता कौन है, हिमालय है, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। और जब मैं हिमालय को देखता हूँ तो जिस तरह पिता पुत्रियों के लिए चिंता करता है, उस तरह हिमालय भी आपके लिए चिंता कर रहा है, चुपचाप हिमालय। और कैसे चुपचाप, जैसे पिता ज़्यादा नहीं बोलते हैं, चुपचाप रहते हैं, हिमालय भी उसी रूप में मुझे साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति नटी विचित्रित पट पर, प्रकृति नटी यानी नटी जैसे कोई नट, जैसे स्त्री का रोल निभाने वाली नटिका होती है, कोई भूमिका निभाने वाली स्त्री होती है, उसी प्रकार से तुम हो। यानी आप देखोगे आपके समाज में, आपके परिवार में एक स्त्री कितने सारे रूपों में आपके सामने खड़ी होती है, अलग अलग रूप निभाती है। जैसे एक कलाकार है, आप टीवी पे एक हीरोइन के बहुत सारे अलग अलग फिल्मों को देखते हैं, तो अलग अलग फिल्मों में अलग अलग चरित्र को निभाती है। उसी प्रकार से आपके जीवन में आपकी जो माता है अलग अलग चरित्रों को निभाती है। पहले वो कभी आपके नाना की पुत्री रही होगी, फिर आपके पापा की वो पत्नी बनकर आई होंगी, फिर आपके दादा दादी की वो बहू बन गई होंगी, फिर उसके बाद वो आपके मामा के लिए बहन का रूप भी अदा कर कर आई होंगी। ठीक है, अब आपके लिए माता का रूप अदा कर रही हैं। ठीक है, आपके पुत्रों के लिए, आपके बच्चों के लिए वो बाद में दादी का रूप अदा करेंगी। तो उसी तरह से जिस तरह से महिलाएं अपने ही परिवार में अलग अलग रूपों में हमारे सामने खड़ी होती है, अलग अलग नटी के रूप में हमारे सामने खड़ी होती है, तो नदियाँ भी प्रकृति में अलग अलग रूप लेकर हमारे समक्ष खड़ी होती हैं। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, हिमालय की एक अनुपम है जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। अनुपम मतलब जिसकी कोई उपमा नहीं दी जाती, अद्भुत छाप हिमालय। और हिमालय जैसे पिता, जब कोई बच्चा अपने पिता का नाम रोशन करता है, उसका नाम इस दुनिया में प्रसिद्ध करता है, उसी प्रकार से नदियाँ भी जो है अपने पिता का नाम रोशन करती है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। और इसलिए मैं तुम जो बहन हो, सतलज नदी बहन के रूप में तुम्हें स्वीकार करता हूँ और मैं तुम्हारी जय जयकार करता हूँ। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि इस पूरे पाठ की व्याख्या आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और इसकी व्याख्या आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको कहीं भी कोई कठिनाई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं कि मैडम आप मुझे इन पंक्तियों का अर्थ दोबारा समझाइए। मैं दोबारा वीडियो लेकर आऊँगी, दोबारा आपको एक्सप्लेन करूँगी। इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।